चलिए तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपन फ्रेंच रेवोल्यूशन के लास्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर 5। और इस पूरे टॉपिक में ना अपन फ्रेंच रेवोल्यूशन को खत्म करने की कोशिश करें। अगर बच्चे आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार जाके उसको बहुत अच्छे से देखें ताकि एक बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बैठ जाए। तो स्टार्ट करते हैं ना सबसे पहले एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलाम, ठीक है। तो स्लेवरी जो गुलामी करते हैं लोग, उनको कैसे एक प्रकार से उस चीज को खत्म किया गया, गुलामी जो प्रैक्टिस है उस चीज को बच्चे खत्म किया गया, और क्या क्या उस दौरान फ्रांस में या यूरोपियन सोसाइटी में देखने को मिलता था। तो यहां पे एक अपन कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड। देखो ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड, ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड का मतलब होता है कि ट्राइंगल के रूप में बच्चे का आकृति बनेगी, ठीक है। एक जो स्ट्रक्चर होगा ना वो ट्राइंगल के फॉर्म में होगा। तो कैसे होगा ध्यान से देखते हैं। देखो क्या है, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। देखो ये कॉन्टिनेंट आपको क्लियर दिख रहे हैं, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। ये ग्रीनलैंड, यहाँ पे ब्रिटेन वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, ये सारे एक स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो यूरोप से ना बच्चे मर्चेंट चलते थे कहाँ पे, अफ्रीका के लिए। यूरोप में फ्रांस के बॉर्डेक्स और नैंटिक्स जैसी जगह से ना जो व्यापारी हैं, मर्चेंट्स हैं, वो कहाँ के लिए जाते थे, अफ्रीका के लिए। और अफ्रीका में ना वो लोग नीग्रोस को परचेस करते थे। तो ये नीग्रोस है क्या, पहली बार अपन ने नीग्रोस जैसा टर्म सुना है कि सर ये नीग्रोस तो अपन जानते ही नहीं है। तो याद रखना ना, ह्यूमन को या होमोसेपियंस को ना रेसेस के फॉर्म में डिवाइड किया गया है, ठीक है, रेसेस के हिसाब से। देखो जो ज्योग्राफिकल फीचर होता है ना वो स्पेसिफिक रेस के लिए सपोर्टेबल होता है। जैसे आप लोग मोंगोलॉइड्स देखेंगे नॉर्थ वाले रीजन में, ठीक है, या चाइना साइड आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलॉइड्स देखेंगे जहां पे बहुत बड़ी बड़ी ग्रासेस होंगी, उनकी हाइट बहुत लंबी होती है, शोल्डर तक उनके हाथ होते हैं, शोल्डर अरे मतलब नी तक हाथ होते हैं, शोल्डर तक कहाँ से होंगे, ठीक है, शोल्डर ब्रॉड होते हैं। इससे एक गलती सामने आई कि लास्ट लेक्चर में ना हमने मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की जगह एक बार नेपोलियन वर्ड यूज कर दिया था, तो उसको देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या बात कर रहे हैं कि रेसेस क्या है। तो रेसेस क्या है, एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमंस के, ठीक है, कि ज्योग्राफिकल के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से उन्होंने अपने आप को या उनके शरीर ने उस हिसाब से खुद को ढाल लिया और खुद का हैबिटाट वहां पे उन्होंने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। इज दैट क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे ना नीग्रोज रहा करते थे, देखा होगा बहुत लंबे चौड़े रहते हैं, ठीक है, मस्कुलर बॉडी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो ज्योग्राफिकल क्लाइमेट है ना यहाँ का वो उनकी बॉडी के लिए सुटेबल है, या उसने क्लाइमेट ने उनकी बॉडी को इस तरीके से बना दिया कि वो फूड ज्यादा स्टोर कर सकते अपनी बॉडी में। क्योंकि यहाँ पे फूड का अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा कम है तो फूड ज्यादा स्टोर, बहुत मेहनती होते हैं क्योंकि बहुत दूर दूर तक उनको फूड गैदरिंग के लिए जाना पड़ता था। उनके जो पूर्वज थे या उनके जो एंसेस्टर्स थे, जब अपन अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो एवोल्यूशन हुआ है ना ये उस टाइम का हुआ है, ना कि 10-20 साल पुराना, हजारों साल पुराना एवोल्यूशन है। तो यहाँ पे ना नीग्रोस को ये लोग परचेस करते थे और देखो कहाँ बेचते थे, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में अच्छा खासा लैंड है, वहां पे उनसे कराया जाता था वेरियस चीज के प्लांटेशन, जैसे कॉफी हो गया, इंडिगो हो गया। देखो प्लांटेशन उसी चीज की होगी ना जिस चीज की डिमांड होगी, क्लियर। अब एक इमेज दिमाग में सेट करो, यूरोप में इस वक्त क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्री को भूख बहुत लगेगी, उसको रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये सारे यूरोपियंस जो थे ना ये रॉ मटेरियल को गैदर करने के लिए ना पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्योर करना चालू कर दिया, ठीक है। जिसमें नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, जैसे इंडिया में आपने इंडिगो रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा। क्या होता था यहाँ पे ना, इस चीज की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए कॉलोनीज में ना जबरदस्ती प्लांटेशन कराया जाता था। प्लांटेशन मतलब प्लांट को लगाया जाता था लेबर्स की हेल्प से, और उनसे जो प्रोडक्ट गेन किया जाता था वो वापस कहाँ बेच दिया जाता था, यूरोप में, एज अ फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। फिर उसको ना फिनिश गुड्स करके बाकी अदर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा एक ट्राइंगल बन रहा है। यूरोप से चले कहाँ, अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका, अमेरिका से यूरोप, फिर से देखो यूरोप से अफ्रीका, मर्चेंट गए, अफ्रीका में निग्रोस को परचेस किया, कहाँ ले गए, नॉर्थ अमेरिका। 3-4 महीने का सफर रहता था, बहुत बेकार कंडीशन रहती थी, ठीक। नॉर्थ अमेरिका में वहां से उनसे कॉटन, कॉफी, इंडिगो जैसी चीजों का प्लांटेशन कराया, कहाँ ले गए, वापस यूरोप ले गए। इज दैट क्लियर। तो ये ऐसे पूरे एक स्ट्रक्चर देखने को मिला, क्लियर हुई ये बात। अब देखो यहाँ पे ना अपन कुछ एक देखते हैं कि किस तरीके से स्लेव के साथ डील किया जाता था डिफरेंट टेन्योर में। अब यहाँ पे ना बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है अपने दिमाग में, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। रसगुल्लो बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्ड पकड़ा अपन ने लुई 16। अब लुई 16 क्या है, एक राजा, और राजा देखा होगा बड़े आराम से, इमेजिन कर पा रहे हो राजा को, राजा या रानी बड़े आराम से डले, एक नौकर अंगूर लेके आ रहा है, एक स्लेव पांव दबा रहा है, एक वो पंखा करता है, वो पंखा वाला तो देखा होगा राजा के पीछे ऐसे हा राजा को बड़ी ठंडी हवा प्रदान करता है, ठीक है। तो लुई 16 क्या है, एक मोनार्च। अब मोनार्च के टाइम स्लेवरी लीगल होगी कि इलीगल होगी, खुद सोचो आप। उसको क्या स्लेव्स की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल हाँ। तो इस चीज के लिए ना, अपने कंफर्ट के लिए ना, लुई 16 क्या रखा था, स्लेव्स को लीगल रखा हुआ था। देन कम्स नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में ना अपन ने एक चीज देखा था, बुर्जवास, ठीक है, जो
एक प्रकार से जो अभी अभी अमीर हुए मिडिल क्लास थे ना, उनको बुर्जवास कहते थे, और वो लोग ज़्यादातर स्लेव्स को प्रमोट करेंगे क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने भी लीगल रखा। कन्वेंशन यानी मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के समय अगर हम बात करें तो रॉबस्पियर ना जैकोबिन क्लब का हेड था, और जैकोबिन में ना ज्यादातर निचले तबके के लोग थे, या यूं कहो जो बॉटम लाइन लोग थे वो लोग किस में थे, जैकोबिन में। अब उनके वेलफेयर के लिए इसने क्या कर दिया, स्लेवरी को इलीगल कर दिया 1794 के आसपास की बात। नेपोलियन आया। अब देखो नेपोलियन का दिमाग समझो, नेपोलियन कैसा आना चाहता था, खुद को डिक्टेटर के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहता था, वो अपन थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, डिक्टेटर को एस्टेब्लिश करना है खुद को एज अ फॉर्म ऑफ डिक्टेटर, तो आपको स्लेव्स की तो जरूरत पड़ेगी, आपको युद्ध लड़ने के लिए स्लेव्स की तो जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसने कर दिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए इसने लीगलाइज कर दिया स्लेव्स को। और फाइनली जो ईयर था ना 1848, यहाँ पे जाके स्लेव्स का एमेंसिपेशन यानी मुक्तिकरण या मुक्त हो गए स्लेवरी से, ऐसा कुछ देखने को मिला 1848। इसमें एक पेंटिंग दी हुई है कि एक वाइट वुमेन उनको क्या दे रही है, अच्छे कपड़े दे रही है, सिविलाइज करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। स्लेवरी को पूर्णतः हटाया जा रहा है 1848 के आसपास। अब बच्चे इसका रीजन जो है ना वो 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आप लोग पढ़ोगे कि व्हाई 1848 इज डिसाइडेड एज अ एमेंसिपेशन डेट फॉर द स्लेवरी। इज दैट क्लियर बच्चे? चलो, तो यहां पे आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब अपन बात करते हैं रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इसमें ना ज्यादा कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। हर एक टाइम पे ना रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइज्ड रहता है अपने दिमाग में, अपना दिमाग ना डायरेक्टली चैलेंज करता है किसी अपर लेवल के लोगों को, ठीक है। कि यार उसको देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, चलो अपन 2 घंटे और पढ़ते हैं। क्या हमारे दिमाग ने एक चैलेंज दिया? तो बच्चे यही है यहाँ पे, कुल मिला के यही है कि किस तरीके से रेवोल्यूशन हर एक दिन की एक्टिविटी में, या जैसे सुबह से चाय पीने उठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, देखो ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो, सुबह से चाय पीने उठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पढ़ के रखा, बढ़िया से अच्छे ड्रेसअप हो गए और मार्केट में घूमने के लिए अपने वर्क के लिए निकल गए। यही चीज़ है रेवोल्यूशन। अब ध्यान से समझना, 1789 में ना सेंसरशिप हटा दिया गया था। पहले क्या होता था, किंग और क्वीन जो होते थे ना वो अपने अगेंस्ट कोई भी न्यूज़ पब्लिश नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्या करते थे, वो सेंसरशिप लॉ लेकर आते थे। सेंसरशिप का मतलब होता है प्रेस पे रोक लगा देना बच्चे, प्रेस पे रोक लगा देना, या एक फायर वॉल टाइप क्रिएट कर देना कि जो सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन है वही सिर्फ लोगों तक पहुंचे। इसी को सेंसरशिप कहते हैं, जो कि 1789 में हटा दिया गया। ऑल द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लोगों को दे दिया गया, प्रेस को फ्री कर दिया गया, पॉलिटिकल फिलोसफर्स का रोल बढ़ गया। ये लोग बैकबोन है, ठीक है। किसी जगह पे अगर रेवोल्यूशन हो रहा है ना तो ये लोग तो याद रखना बैकबोन है उस चीज के। इन्हीं के सोच के कारण, या ये जिस तरीके से एक सोसाइटी को विजुलाइज करते हैं उसके कारण पूरा रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। ऑल्दो ये जब रेवोल्यूशन एवरीडे में चल रहा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब किंग को खाने के उस पर चैलेंज किया गया कि यार तुम क्या खा सकते हो, हम भी खा सकते हैं, वी आर ऑल्सो अ रिच पर्सन। तुम जो क्लोथ पहनोगे वो हम भी पहन सकते हैं, वी आर ऑल्सो अ रिच पर्सन। तो इससे क्या हुआ, किंग का जो डिवाइन राइट है ना वो धीरे धीरे कम, या डिवाइन राइट तो था ही नहीं, ठीक है, लेकिन उसको ज्यादातर लोगों ने चैलेंज करना चालू कर दिया और किंग की जो पावर है वो ऑटोमेटिक बच्चे कम होना चालू हो गए। ऑल्दो फिर नेपोलियन के बारे में बात करें, यहाँ पे किंग की कहानी खत्म होती है। 1804 की डायरेक्टरी जो फॉर्म हुई थी ना वो 5 मेंबर की थी, और उसमें एक नेपोलियन था। नेपोलियन अपनी पावर एक प्रकार से उसने बहुत स्ट्रेटेजिक गेम खेलते हुए पावर को अपने हाथ में ले लिया, और 1804 में द नेपोलियनिक कोड लेकर आया। अब देखो जैसे उसने रिफॉर्म लेकर आया वो सबसे पहले बेनिफिट करेगा बड़े तबके के लोगों को, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, प्राइवेट प्रॉपर्टी, देख रहे हो, समझ रहे हो ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसने इनवॉयलेबल बना दिया या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दिया। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जो थे, वेट हो चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, उसको उसने एक यूनिफॉर्म बना दिया। अब इससे फायदा क्या, क्या आप ट्रेड करना आसान होगा? क्या उससे फायदा होगा? बिल्कुल हाँ, ट्रेड करना आसान होगा तो आपके पास ज्यादा पैसा आएगा, बिल्कुल हाँ, और आपके पास ज्यादा पैसा आएगा, लोग आपको एक प्रकार से नेपोलियन को ना लोग बहुत अच्छा मानने लगे, एज अ हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी की तरह नेपोलियन को देखने लगे। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने बहुत अच्छे काम करके दिखाए, लेकिन उसके जो पीछे का स्ट्रेटेजिक दिमाग था ना उसका बस यही था कि हमें कैसे भी करके एक डिक्टेटर के रूप में खुद को स्टैब्लिश करना है, ठीक है। ऑल्दो अपन 10th क्लास में देखेंगे किस तरीके से उसने खुद को डिक्टेटर के रूप में स्टैब्लिश किया, और फाइनली इन ईयर 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू में वो फाइनली डिफीट हो गया। देखो नेपोलियन अभी पावरफुल है, इससे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति को चाहिए अगर इसको हराना है तो 4 बड़ी पावर, ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया, ये 4 बड़ी पावर हम ही भूल गए थे ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया, ये 4 बड़ी पावर्स ने ना इसको बैटल ऑफ वाटरलू में फाइनली डिफीट किया, और यहां पे अपना चैप्टर होता है पूर्णतः खत्म। ऑल्दो अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करें तो इसने एक लेगेसी दी हमको, सबसे बड़ी लेगेसी, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इगैलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, वो टा नहीं ता बोलते हैं,
आई डोंट नो, टा नहीं बोल पाते हैं फ्रेंच पीपल, वो ता बोलते हैं, त। लिबर्टे, इगैलिटे, फ्रेटर्निटे, ऐसी चीज है ना इसने पूरे वर्ल्ड को दी। दैट्स वाई यही 3 चीज है ना हमने अपने प्रीएम्बल में लिखी हुई हैं। आपने प्रीएम्बल पढ़ा ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सो मेनी रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये बहुत बड़ा है, अच्छा है, पहले याद हो गया था, अब भूल गए। तो ये 3 चीजें ना ऐड की और इसने ना पूरे वर्ल्ड को एक अच्छी चीजें सिखाई है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। और इसी वजह से ना 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। फाइनली अपना ये चैप्टर खत्म होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट में आपको क्वेश्चन वगैरह दे दिए जाते हैं, पिन कमेंट रहता है। कोशिश करिए उसके आंसर्स ना आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर करें ताकि हम आपको उसको रिव्यू करके वापस कर सकें। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।